नमस्कार दोस्तों, शाम के 7 बज चुके हैं और यूपी तक पर वक्त है मुद्दे की बात का। उत्तर प्रदेश में नीतीश कुमार और अखिलेश यादव की मुलाकात ने एक बार फिर सियासी गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। दरअसल विपक्ष पिछले कई महीनों से बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकता की मुहिम लेकर देश भर में चक्कर काट रहे नीतीश कुमार ने आज यानी 24 अप्रैल को अखिलेश यादव से मुलाकात की है। आपको याद दिला दूं कि इससे पहले सितंबर 2022 में अखिलेश यादव और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई थी, जब गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में मुलायम सिंह यादव भर्ती थे, बीमार थे और उनसे मिलने नीतीश कुमार गए और वहां पर उन्होंने अखिलेश यादव से भी मुलाकात की थी और विपक्षी एकता बीजेपी के खिलाफ 2024 में उस विपक्षी एकता की एक तरीके से नींव रखी थी और ये कहा था कि अखिलेश यादव ही उत्तर प्रदेश में विपक्षी एकता की कमान संभालेंगे। तो ये जो मुलाकात हुई है, इस मुलाकात के काफी मायने हैं, क्योंकि इस बीच राहुल गांधी से भी मुलाकात की है नीतीश कुमार ने पिछले दिनों 12 अप्रैल को, और ममता बनर्जी से उन्होंने मुलाकात की है। वो तमाम नेताओं से मिल रहे हैं। अगर हम अभी की बात कर लें तो भी ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और खुद नीतीश कुमार, ये तीनों मिलकर ही लोकसभा की 162 सीटों वाले राज्यों में विपक्ष का नेतृत्व करते हैं। ऐसी सूरत में ये मुलाकात क्या रंग लाएगी, मुलाकात में बातें क्या हुई और क्या 2024 में बीजेपी का तिलिस्म तोड़ने में कामयाब होंगे अखिलेश यादव नीतीश कुमार की मदद से, ये आज यूपी की राजनीति के बड़े सवाल हैं। इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए या इस मसले पर चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद हैं लखनऊ से वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक विजय उपाध्याय जी। विजय उपाध्याय दैनिक भास्कर अखबार के उत्तर प्रदेश में ब्यूरो चीफ हैं। साथ ही मेरे साथ हैं ज्ञानेंद्र शुक्ला, वरिष्ठ पत्रकार हैं ज्ञानेंद्र, और पीटीसी न्यूज के एडिटर हैं। यूपी की राजनीति पर और देश की राजनीतिक घटनाक्रमों पर बारीक नजर रखते हैं ज्ञानेंद्र। अमीश राय भी मेरे साथ जुड़ेंगे। अमीश UPTak.in यानी जो हमारी वेबसाइट है उसके एडिटर हैं। सबसे पहले विजय उपाध्याय जी, सीधा सा सवाल, अखिलेश और नीतीश कुमार फिर से मिल रहे हैं, क्या कहती है ये मुलाकात? विजय सर, आप म्यूट पर हैं। विजय जी, आप म्यूट पर हैं। आप मेरा सवाल करने लगा था जी, सवाल पूछ लीजिए दोबारा। तो सीधा सा सवाल है कि अखिलेश यादव और नीतीश कुमार आपस में मुलाकात कर रहे हैं, क्या है इस मुलाकात के मायने? क्या 2024 के लिए उत्तर प्रदेश से जो उम्मीद लगा रखी है नीतीश कुमार ने, क्या वो आज इस मुलाकात में उस उम्मीद की नींव रखी जाएगी? देखिए, नींव तो है, लेकिन इस पे कुछ इमारत तामीर होगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। नींव मुझे लगता है विजय जी आप की आवाज सही नहीं आ रही है। अगर रखी गई और उसका ऐलान तो पहले ही अखिलेश यादव कर चुके हैं। विजय जी, क्या ये आप अपना ईयरपीस हटा सकते हैं? आमतौर पे अगर आप ईयरपीस हटाकर ही हमारे साथ जुड़ते हैं। नहीं, ये ईयरपीस मैंने नया लिया आपके लिए। अभी आवाज ठीक आई? नहीं, उसमें खरखराहट है। अभी आप एक बार फिर से बोलेंगे तो पता लगेगा। हाँ, मैं विजय उपाध्याय, ठीक है, आवाज आ रही है ठीक? सर, ये इस ईयरपीस में गड़बड़ है, क्या बिना ईयरपीस के हो सकता है? हाँ, हो जाएगा, हम इसको हटा देते हैं। आवाज आ रही है मुझे लगता है। ये मैंने इसको, हाँ, आपकी आवाज आ रही है। ठीक है अब आवाज? जी बताइए। देखिए, नींव तो रखी जा चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसमें कोई इमारत बनेगी, सबसे बड़ा सवाल यही है। पहले ही अखिलेश यादव ये ऐलान कर चुके हैं कि बीजेपी को हराने के लिए हम तमाम विपक्षी दल को एकजुट करेंगे। अखिलेश ने कुछ कोशिश भी अपनी तरफ से की थी। नीतीश जी एक बिहार फैक्टर लेके आए हैं, जहां उन्होंने बीजेपी के साथ छोड़कर और उसके बाद आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाई है, और ये माना जा रहा है कि वो प्रधानमंत्री बनने के बहुत इंटरेस्टेड हैं। और लेकिन वो इस बात से हर बार इनकार करते हैं। आज भी लखनऊ में उन्होंने इनकार किया है कि वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम सबको एकजुट करेंगे और भाजपा को हराएंगे। उत्तर प्रदेश 80 सीटें हैं, बिहार और यूपी को देखें तो 120 सीटें हैं, पश्चिम बंगाल को देख ले तो 162 सीटें हो जाती हैं। लेकिन जो अहम बात है कि उत्तर प्रदेश की जो 80 सीटें हैं, इसमें बीजेपी को कैसे मात देंगे,
यहाँ तो चैंपियनशिप समाजवादी पार्टी है पोजीशन के तौर पे, और समाजवादी पार्टी के साथ अगर यहाँ बसपा कांग्रेस सब एकजुट होते हैं तो क्या होगा। तो वो 2019 में हम देख चुके हैं कि क्या हुआ था, क्योंकि जो वोट बैंक का जो समीकरण है 2019 में बीजेपी के पक्ष में चला गया था। तो 2024 में क्या होगा ये बड़ा भारी सवाल है, और इस सवाल में अभी तक जो स्थितियां हैं, न समाजवादी पार्टी बसपा के साथ जाने की स्थिति बना रही है, न कांग्रेस के साथ, और दोनों दलों के बीच में या तीनों दलों के बीच में कोई संवाद की स्थिति नहीं है। बीच में चर्चा जरूर आई थी कि सपा के साथ कांग्रेस तालमेल चाहती है लोकसभा चुनाव के लिए। कांग्रेस और सपा का कुछ ज्यादा होना नहीं, क्योंकि कांग्रेस के पास 2.3% वोट है विधानसभा चुनाव के लिहाज से देखें तो, और सपा के पास जो है ठीक ठाक वोट है, 37% वोट उनके अपने हैं, जिन 369 सीटों पर वो चुनाव लड़े थे। तो ये जो परिस्थितियां हैं, ये 24 में बीजेपी को कितनी चुनौती पेश कर पाएंगे, इसको अगर नजर डालें, इस पे ओबीसी का भी फैक्टर देख ले तो भी कहीं से बात बनती हुई नजर नहीं आती। बीजेपी ज्यादा ताकतवर नजर आती है विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के हिसाब से, और जो परिस्थितियां दिख रही हैं, और बीजेपी के पास एक लीडरशिप बहुत स्ट्रांग है। दूसरे दलों से नेताओं को लेने में वो कोई परहेज नहीं करते हैं, आनंद फानंद फैसले लेते हैं। और उसके मुकाबले समाजवादी पार्टी में अगर देखें तो अखिलेश यादव के बाद कोई ऐसा नहीं है जो क्राउड पुलर हो, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अखिलेश यादव के अलावा पूरे प्रदेश में लोगों को इकट्ठा कर सके या भीड़ को संबोधित कर सके और भीड़ उनको सुनना पसंद करे। ठीक यही परिस्थिति बसपा के साथ है और कांग्रेस के साथ भी यही परिस्थिति है। एक स्थिति ऐसी हम देखते हैं कि मान लेते हैं कि सपा कांग्रेस और बसपा एक साथ मिल जाएगी, तब शायद प्रियंका गांधी, मायावती और अखिलेश उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नेताओं के मुकाबले एक क्राउड पुलर त्रिकोण बना सकें। लेकिन ये सब चीजें जब तक हो नहीं जाए तो उस पर सिर्फ कयासबाजी ही होगी कि हम ऐसा सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए। लेकिन दूसरी बात जो मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश में अपोजिशन को एक होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पहले से जनता बीजेपी के खिलाफ एकजुट है, और बीजेपी के पक्ष में जो एकजुट है वो बीजेपी के साथ है, और जो खिलाफ है वो बीजेपी के खिलाफ उसी पार्टी को वोट देना पसंद करते हैं जिस पार्टी को मजबूत समझते हैं, वो चाहे अलायंस बने या अलायंस न बने। इसका संकेत विधानसभा चुनाव में मिला जब बसपा का वोट कम हो गया, कांग्रेस का वोट कम हो गया। इसका मायने ये है कि जनता की गोलबंदी ज्यादा तेजी से हो रही है, ज्यादा बेहतर तरीके से हो रही है। राजनेताओं के, राजनीतिक दलों के की गोलबंदी की कोई बहुत ज्यादा इसमें भूमिका नहीं बन रही है। तो एक ऐसी स्थिति है कि 2024 में अगर, क्योंकि नीतीश कुमार की कोई जमीन उत्तर प्रदेश में नहीं है, लेकिन जो बीजेपी के खिलाफ के कुर्मी वोटर हैं, जो बीजेपी को नहीं पसंद करते, वो ऑलरेडी समाजवादी पार्टी के साथ हैं। उसमें भी नीतीश को इजाफा करते हुए नजर नहीं आते। तेजस्वी यादव का भी कोई ज्यादा रोल उत्तर प्रदेश में नहीं है। यहाँ पे यादव समाज या दूसरी जातियां जो अगर तेजस्वी को पसंद करती है तो पहले से अखिलेश को पसंद करती है। तो ये जो परिस्थितियां हैं वो ये बताती है कि उत्तर प्रदेश में इस अलायंस का कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। जो कुछ होगा समाजवादी पार्टी की बदौलत से होगा। जी ज्ञानेंद्र, हालांकि मैं ये सवाल नीतीश कुमार का आधार, जैसा कि कहा विजय जी ने, कि नहीं है यूपी में, लेकिन अगर हम 2004 को याद करते हैं तो उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने एक शिमला में अधिवेशन किया था और उन्होंने शरद पवार, केसीआर, डीएमके, जेएमएम, लालू प्रसाद यादव, इन तमाम नेताओं को इसके साथ मिलाकर यूपीए की नींव रखी थी और यूपीए बनाया था 2004 में। ये तमाम नेता भी एक दूसरे के राज्यों में कोई आधार नहीं रखते थे। ये एक दूसरे के स्टेट में इनके कोई आधार नहीं थे कि इस एकता का कोई नतीजा निकलता हुआ नजर आता, लेकिन ये एकता रंग लाई थी और बीजेपी से ज्यादा सीटें यूपीए लाकर अल्टीमेटली सरकार बना ली थे। तो क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार जो कर रहे हैं वो 2024 के फार्मूले को दोहराने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें अगर अलग अलग राज्यों में भी ममता बनर्जी हो, स्टालिन हो, केसीआर हो, अखिलेश यादव हो, तमाम लोग अगर अपने अपने राज्य में बीजेपी को टक्कर देते हैं तो कुल मिलाकर केंद्र में बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए 2004 की जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं तो वहां पर उस वक्त की कांग्रेस को जब समर्थन की बात आई थी तो हम वैसे भी देखते आ रहे हैं कि एक वक्त था जब भी तीसरे मोर्चे की बात होती थी तो वाम दल एक उसमें किरदार निभाते हुए नजर आते थे। और ये जो वाम दल हुआ करते थे उस वक्त जब इनकी जो ताकत होती थी वो
उनके दो मुद्दे खास होते थे, सांप्रदायिकता और साम्राज्यवाद। इन दो मुद्दों को लेकर वो 2004 की भी जब हम बात करेंगे, इसी मुद्दे को लेकर उन्होंने सांप्रदायिकता को आगे रखा और फिर उस मुद्दे पर वो आगे आए। लेकिन ये जब भी ऐसा कोई भी एक गठबंधन ऐसा दिखाई देता है, वहां पर फिर कई सारे वैचारिक जो, चूंकि इनका कोई धरातल बहुत ज्यादा एक साथ एकजुट होता नहीं है। जब सांप्रदायिकता की बात आई, लेकिन उसके बाद वाम दलों को लगा कि इस मामले में सांप्रदायिकता से बड़ा फिर साम्राज्यवाद का भी उनको खतरा दिखाई देने लगा, तो उन्होंने वापस ले लिया। तो बाकी दलों के लिए वो मुद्दे सांप्रदायिकता या बाकी मुद्दे थे, लेकिन उन्होंने उसको वापस ले लिया समर्थन यूपीए से। उसके बाद से कवायदे अगर 2009 से फिर आप देखेंगे तो 1.5 दशकों में लगातार कवायदे हुई। 2009 में भी हुई, 2014 में जब मोदी के आने की दस्तक हो रही थी, चुनाव से पहले ही कवायदें शुरू हो गई थी। 2015 में भी जो कवायद थी और बड़ी कवायद मानी जाती थी, उस वक्त देखी जा रही थी कि जब नीतीश एक साथ आए थे, लालू भी जुड़ रहे थे, एक कोशिश की जा रही थी, बड़ी कोशिश हो रही थी, और वो कोशिशें लेकिन कोई फरमान चढ़ती नहीं दिखाई दी। और अखिलेश यादव की बात कर लें, अखिलेश यादव निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश में जब भी विपक्षी दलों की बात होगी, विपक्षी किसी ताकतवर चेहरे की बात होगी, तो अखिलेश यादव ही है। और विजय जी ने जो एक बात की इशारा किया था कि उत्तर प्रदेश में शायद बाकी दल जो भी नेता आते हैं, वो नेता यहाँ पर एक टूरिस्ट की तरह भले ही आ सकते हैं, लेकिन उनका अगर जनाधार की बात की जाए, केसीआर या ममता बनर्जी तो छोड़ ही दिया जाए। ममता बनर्जी ने तो 2022 के चुनाव में भी समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया था। लेकिन बाकी नीतीश कुमार की अगर बात कर लें, बिहार बिल्कुल सटा हुआ उत्तर प्रदेश से, लेकिन अगर उनकी असर की बात करें तो उत्तर प्रदेश में तो फिलहाल ऐसा कोई नीतीश कुमार का असर, खासतौर से क्योंकि अगर जातीय चश्मे से आप देखेंगे तो जो कुर्मी बिरादरी के वोटर्स हैं, उनकी अगर हम बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में अपना दल की पहले से ही ताकत ज्यादा है, वो बीजेपी के साथ एलाई हैं। और समाजवादी पार्टी जो कुर्मी वोटर्स है, जो नहीं बीजेपी के साथ है, वो समाजवादी पार्टी के साथ पहले से ही है। तो ऐसे में नीतीश कुमार कितना बड़ा कोई जादू ऐसा कर लेंगे उन वोटर्स के बीच में। अभी तक बातें ये भी आ रही थी कि नीतीश कुमार चुनाव भी लड़ना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में ही कोई सीट से लड़ने की तैयारी भी वो कर रहे हैं, ऐसी भी उनकी कुछ योजनाएं हैं। तो यहाँ पर जो वोटर्स हैं, उनके बीच में एक बात एकदम साफ है, या तो एक तरफ है बीजेपी के साथ है वोटर्स एक बड़ी तादाद, या फिर वो अगर खिलाफ है तो फिर वो अलग अलग सेगमेंट में, उनको कोई बहुत ही ज्यादा उनके पास ऐसा नहीं कि वो अलग अलग चॉइस में जा रहे हैं। वो समाजवादी पार्टी के साथ सीधे तौर से दिखाई दिए। बीएसपी को इसीलिए तो 2022 के चुनाव में सिर्फ एक सीट मिली, कांग्रेस की देखिए हालत 2 सीटों पर सिमट गई। तो ऐसे में जब भी ये गठबंधन की बात होती है, तो चुनाव के आने के पहले जैसे ही दस्तक होती है, ये गठबंधन दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ पर यह नहीं भूलना चाहिए कि जो एक चर्चा होती रही है हमेशा, कि बहुत पहले भी मैंने किसी एक वरिष्ठ अपने पत्रकार से एक बार बात सुनी थी कि जो ये गठबंधन की या तीसरे मोर्चे की इस तरीके की जो कवायदें होती हैं, ये खिचड़ी जो है, ये पुलाव जो है, अक्सर ही जो क्षेत्रीय छत्रप होते हैं, इनके दिमाग में ये पकता रहता है। और हर बार कोशिशें शुरू होती हैं। केसीआर कई बार उन्होंने एक्टिव हुए, अखिलेश यादव खुद साउथ में गए, लगातार कोशिशें करते रहे। अभी नीतीश कुमार एक्टिव होते दिखाई दे रहे हैं। नीतीश कुमार हैं, ममता बनर्जी हैं, नवीन पटनायक हैं, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में मौजूद ही हैं, केसीआर हैं। तो ये सारे लोगों अगर इनकी बात करें, शरद पवार हैं महाराष्ट्र में, तो इन सबकी अपने अपने क्षेत्रों में बहुत ही अच्छी पकड़ और असर है। लेकिन जैसे ही ये साथ एक आते हैं, तो शायद वो कमाल ऐसा नहीं होता दिखाई दिया है। पीछे के हम दौर में 2004 के बाद से आप देखें तो ऐसा कोई कमाल नहीं दिखा। और बल्कि 2009 में भी जब उसके बाद से 2014 में AIADMK थी, वो संघ में आ गई, तो जो लोग इनके साथ भी होते हैं वो बाद में एनडीए के साथ, बीजेपी के साथ आ जाते हैं। तो ऐसे में जो वैचारिकी की बात होनी चाहिए, क्योंकि जब गठजोड़ होगा ना, आपका साथ होगा, तो सामान्य सी प्रक्रिया है कि जब दोस्ती होती है तो दोस्ती में कहीं ना कहीं आपकी विचारधारा, कोई सिद्धांत तो होते ही हैं। तो यहाँ पर अगर सिर्फ इस बात को लेकर कि हम बीजेपी को रोक देंगे, मोदी को नहीं आने देंगे, सिर्फ इस मंत्र को लेकर जब ये आगे आते हैं, इस उद्देश्य को लेकर आते हैं, तो वहां पर वैचारिकी की तो निश्चित तौर से अभाव दिखाई देता है। और जब वैचारिकी का अभाव होता है, तो उस धरातल पर जो इमारत बनेगी गठबंधन की, या जो भी उसकी शक्ल सूरत होगी, वो इतनी मुकम्मल या उतनी मजबूत तो नहीं दिखाई देगी। और वही होता रहा। इसीलिए 1.5 दशकों में उत्तर प्रदेश की से परिप्रेक्ष्य से ही देख लें कि जो प्रयोग हुए, अखिलेश यादव ने तो लगातार 2017 के बाद प्रयोग किए, कांग्रेस के साथ भी गए, धुर विरोधी बीएसपी के साथ भी गए, सारा उन्होंने प्रयोग किए। लेकिन 2022 के नतीजों तक तो साफ दिखाई दिया कि कोई कमाल नहीं कर पाए। तो ऐसे में जब तक कोई एक पूरा एक कोई जैसे कोई सॉलिड सा एक ऐसा कोई उनका
कोई सिद्धांत, कोई एकजुट, कोई उनकी एक रूप, कोई ऐसी कोई आगे की मैनिफेस्टो हो जहां पर वो दिखे कि कुछ इस मुद्दे को लेकर, सिर्फ बीजेपी को आपको हटाना, मोदी को हटाना, इस मुद्दे को लेकर जब बात आती है तो हर चुनाव में एक एक्टिविटी दिखाई देती है, सरगर्मियां बढ़ती रहती हैं। और हमने हमेशा देखा, हम तो बहुत ही पहले के दौर से भी तस्वीरें सबके जहन में होंगी कि वहां पर विपक्षी मंच पर वो एक फोटो अपॉर्चुनिटी ज्यादा दिखाई देती है, वो सारे हाथ ऊपर करके एक दूसरे का हाथ हमें वो दिखाई देते हैं। लेकिन जब वोटों की बात आती है, जब चुनाव होते हैं, उसके बाद वो सारी जो एकता होती है वो छितर बितर हो जाती है और एक दूसरे पर तोहमत लगाने के दौर दिखाई देते रहे। तो अभी भी मुझे ऐसा कोई खास वजह ऐसी नहीं दिख रही है कि जहां पर ये कोई बहुत ही कोई ठोस सी शक्ल सूरत अख्तियार कर लेगी, ये जो गठबंधन की कवायद हो रही है। जी जी ज्ञानंद सर, आपने कई तकनीकी पहलुओं से वो रखा सामने कि कैसे गठबंधन आकार लेगा, तो उसके सामने क्या सियासी समस्याएं हैं। भैया सर, मैं आपके पास सवाल के साथ आता हूं। उससे पहले चूंकि हम लोग इस कार्यक्रम के साथ यूट्यूब पर भी लाइव हैं, हमने यूट्यूब पर अपने दर्शकों के लिए एक पोल किया है जिसमें हमने उनसे पूछा है कि नीतीश कुमार की मदद से क्या बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे अखिलेश। जवाब हाँ या ना में देना है। तो हमारे दर्शकों से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसमें हिस्सा लें, जिसका नतीजा अंत में नीरज जी बताएंगे जब डिबेट खत्म करेंगे तो। और दर्शक अगर अब कमेंट में अपने सवाल भी पूछेंगे तो हम अपने जो मेहमान हैं उनसे उस पर राय लेंगे। भैया सर, जो हम लोग बात कर रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, तो इस तरह की कवायद का, तो नीतीश जब उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं तो नीतीश का आना दो चीजों के साथ हो रहा है। एक तो नीतीश अपने उस सियासत के लिए जाने जाते हैं जिसको अति पिछड़ा या महादलित, दलितों में दलित नीतीश कुमार सियासत करते हैं बिहार में, और कोई बड़ा वोट शेयर नहीं होने के बावजूद एक हमेशा वो 15 साल से अधिक समय से मुख्यमंत्री बनकर बिहार के सामने आ रहे हैं। तो जैसे अक्सर हम लोग डिबेट में इस बात पर चर्चा करते हैं कि जब उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी आते हैं तो वो सबसे बड़े ओबीसी लीडर के तौर पर आते हैं और ओबीसी लीडर के तौर पर ओबीसी वोटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। लेकिन इस बार तो जो नीतीश और तेजस्वी का चेहरा है, ये भी तो उसी कार्ड को खेल रहा है। बिहार में नीतीश सरकार जातिगत जनगणना भी करा रही है, उसको लेकर अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में भी लगातार सवाल उठाते हैं, जिसको लेके जवाब आज के डेट में तो कम से कम ना प्रदेश सरकार के पास में है ना केंद्र की मोदी सरकार के पास में। तो आपको नहीं लगता है कि नीतीश कुमार के आने से गैर यादव ओबीसी वोट जो अखिलेश यादव को लेने में एक समस्या थी, या यो कहें कि एक यादव पार्टी का उनके ऊपर तमगा था, तो नीतीश की एंट्री उनकी इस समस्या का कोई ना कोई हल निकालेगी, वैचारिक रूप से गैर यादव ओबीसी को अपनी ओर इकट्ठा करेगी, महादलित को इकट्ठा करेगी, दलित वोटों को इकट्ठा करेगी? आपकी बात और सवाल बहुत सही है, बहुत बुनियादी है। देखिए, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि नीतीश कुमार कितने भी बड़े नेता हो, लेकिन अपने बलबूते कभी बिहार में सरकार नहीं बनाए। जितनी बार उनकी सरकार बनी है, या तो राष्ट्रीय जनता दल से बनी है, आरजेडी के सहारे, या बीजेपी के सहारे बनी है। और इनकी जो सीटें हैं कोई बहुत उल्लेखनीय नहीं रही कभी। लेकिन वहां बिहार में चूंकि ट्रायंगुलर एक ऐसा बन गया है कि 3 पार्टियों में डिवीजन हो जाता है विधानसभा सीटों का, तो किसी एक पार्टी के साथ चुनाव के पहले के समझौते के साथ या चुनाव के बाद के समझौते के साथ नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन जाते हैं। गुड गवर्नेंस उनकी इमेज है कि बहुत अच्छे हैं, सुशासन बाबू हैं, लेकिन अपने ही प्रदेश बिहार में बहुमत नहीं पा पाए अपनी पार्टी का। तो यानी कि उनकी जो लोकप्रियता है वो बिहार में ही संदिग्ध है, और इस तरह से संदिग्ध है कि उनको बार बार पार्टी के साथ गठबंधन जो होता है वो चेंज करना पड़ता है। यूपी में जो परिस्थितियां हैं, यूपी में देखिए जो अलायंस बना था बसपा और सपा का, उससे तगड़ा अलायंस कहीं से नीतीश कुमार नहीं है। कुर्मी वोटर 7-8% है यहाँ। यादव के पास सबसे बड़ा वोट बैंक है। इसमें एक अच्छा इम्पैक्ट अपना दल का है। 2 अपना दल है, एक अपना दल सोनेलाल है, एक अपना दल कमेरा है। दोनों के अपने इम्पैक्ट है। कमेरा वाला नया है, अपना दल सोनेलाल पुराना है, जिसकी नेता अनुप्रिया पटेल है और उनके पास भाजपा के साथ तालमेल है। 2 लोकसभा सदस्य हैं, 9-10 विधानसभा सदस्य हैं, तो उनका एक परफॉर्मेंस अपनी बनी हुई है। दूसरा, बीजेपी ने अपने कुर्मी नेता तैयार किए हैं, चाहे संतोष गंगवार हो मध्य उत्तर प्रदेश में, या फिर इधर स्वतंत्र देव सिंह और दूसरे नेता इनके पास कई हैं।
जो कुर्मी समाज के में अपनी दखल रखते हैं। बेनी प्रसाद वर्मा के बाद हालांकि वो आखिरी दौर में आके वो अपने समाज में अपनी विश्वसनीयता खो चुके थे, लेकिन वो एकमात्र ऐसे नेता थे जिनको सबसे बड़ा कुर्मी समाज का नेता माना जाता रहा है। नीतीश बाबू उसमें कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल पाएंगे, इसलिए नहीं डाल पाएंगे कि जो बंटवारा है बीजेपी और नॉन बीजेपी का, वो वोटर ऑलरेडी समाजवादी पार्टी के साथ विधानसभा चुनाव में गया था, और 2019 में जब बसपा के साथ समाजवादी पार्टी का अलायंस था और सबसे बड़ा अलायंस था उत्तर प्रदेश के लिहाज से, तो भी करीब 44% CSDS के आंकड़े हैं, 44% करीब ओबीसी पोलिंग वोट के 44% बीजेपी के साथ गए थे। यानी कि बीजेपी बहुत ताकतवर है ओबीसी वोटर के मामले में। और जब आप ओबीसी में आते हैं यूपी में, तो यहाँ यादव और कुर्मी के अलग अति पिछड़े की एक बहुत बड़ी जमात है, जो इन दोनों बिरादरियों के दबदबे से के खिलाफ अपने को उसने बीजेपी के साथ, बीजेपी के अम्ब्रेला में 2014 में रख लिया और वहीं बने हुए हैं। उसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं आया है, कोई फर्क नहीं पड़ा है। और एक तीसरी बात उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी है कि यहाँ कुर्मी और यादव इनके नेता तो पहले ही उभर के आ गए, 1989-90 समाजवादी आंदोलन से निकल के आए, लेकिन जो बाकी जैसे राजभर समाज है, मौर्य समाज है, कुशवाहा समाज है, प्रजापति समाज है, पाल समाज है, इनकी भी पार्टियां, इनके भी नेता तैयार हो गए, और ये सब अपनी राजनीति करते हैं और अपने तरीके से राजनीति करते हैं। लेकिन उनका भी जो असर है वो उतना ज्यादा व्यापक नहीं हो पाया। चाहे आप निषाद पार्टी का देख लीजिए, बीजेपी के साथ उनको तालमेल करना पड़ा, और एक बार बाई इलेक्शन में सपा के साथ वो जीते थे 2018 में, उसके बाद बीजेपी के साथ चले गए। अपना दल लगातार बीजेपी के साथ है और अपना दल का मेरा सपा के साथ गया, जो नया बना। तो एक परिस्थिति ऐसी है कि यहाँ जो बड़ी ओबीसी जातियां हैं, उनके खिलाफ जिस महादलित या अति पिछड़ा की आप बात कर रहे हैं, वो ऑलरेडी बीजेपी के अम्ब्रेला के नीचे हैं। वहां से निकल इसलिए नहीं रहे हैं कि गवर्नमेंट की तमाम स्कीमों का उनको सीधा लाभ मिल रहा है, और उस लाभ की वजह से उनको ये भरोसा है नरेंद्र मोदी पर, इसीलिए वो नरेंद्र मोदी के ही साथ हैं। चाहे कांग्रेस और बसपा सपा का समझौता, आरजेडी का, आरएलडी, राष्ट्रीय लोकदल, इनका समझौता भले ही हो गया था। 12 सीटें ऐसी थी 2019 में जहां चारों पार्टियां एक साथ थी, उसमें कांग्रेस थी, वहां भी कोई अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाई थी अलायंस। वहां भी बीजेपी का अपर हैंड था, 4 सीटें ये लोग जीते थे, बाकी सीटें भाजपा जीत गई थी। तो ये जो परिस्थिति अभी तक का जो हिस्ट्री बन रही है 14 के बाद से, उसमें नीतीश कुमार का, अच्छा फिर नीतीश कुमार के साथ दिक्कत क्या है? वो एनडीए के साथ रहे हैं, बीजेपी के साथ सरकार चलाए हुए हैं, तो वो बीजेपी के कोर विरोधी नहीं माने जाते। तो वो कितना भी कोशिश कर लें, लोकतंत्र बचाने की दुहाई दे लें, कुछ भी दुहाई दे लें, लेकिन उत्तर प्रदेश का जो मतदाता है उनको इस हिसाब से देखता है कि वो बीजेपी के पुराने साथी रहे हैं और कभी भी बीजेपी के साथ जा सकते हैं, क्योंकि उनका एक नया नाम बिहार की राजनीति में रखा गया है, पलटी मार बाबू। तो जो ये पलटी मार पॉलिटिक्स है, ये विश्वसनीयता को कम करती है। ये विश्वसनीयता समाजवादी पार्टी के पास उत्तर प्रदेश में है, और अपनी इस विश्वसनीयता का समाजवादी पार्टी लाभ भी ले रही है। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी लोकसभा चुनाव में होने वाला है, वो समाजवादी पार्टी अपने बलबूते भी करने में सक्षम है। अगर वो कोई अलायंस भी करती है तो सपा के ही वोटों पे सब लोग भोजन करेंगे, कोई अलग से अपना वोट नहीं ला पाएंगे, वो समाजवादी थाली में ही खाएंगे। अब क्रेडिट वो अपना लेंगे या समाजवादी पार्टी को देंगे, ये खैर दूसरी बात होती है। तीसरी एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि 2004 में जो परिस्थितियां थी, तब रीजनल पार्टियां बहुत मजबूत हुआ करती थी। मोदी जैसा नेता नहीं था, और कोई ऐसी केंद्र सरकार की ऐसी लोकप्रिय स्कीम नहीं थी जो स्कीम जनता को जोड़ती हो। हाँ, एक राष्ट्र निर्माण और प्रखर राष्ट्रवाद उस समय जरूर था, लेकिन उसको जनता ने उस तरह से एक्सेप्ट नहीं किया जैसा करना चाहिए। यूपी में बसपा और सपा 40 से ज्यादा सीटें तो दोनों मिलकर जीत लेते थे, तो ये बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका हुआ करता था। लेकिन आप देखिए कि तब से गंगा जमुना में कितना पानी बह गया। रीजनल पार्टियां बहुत कमजोर हुई हैं, हर जगह कमजोर हुई हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो या दूसरे राज्य हो। लेकिन ये कोशिश जो तीसरे मोर्चे की है, निश्चित तौर पे ये बहस का विषय है, निश्चित तौर पे विचार का विषय है, क्योंकि अभी न इनका कोई एजेंडा है, न इनके पास कोई कार्यक्रम है, न इनके पास कोई अल्टरनेटिव आर्थिक विकल्प है जनता के लिए, जो ये जनता को दे सके। देखिए 4 के बाद जो सरकार बनी मनमोहन सिंह की,
पहली बार मनरेगा उन्होंने शुरू किया और मनरेगा एक ऐसी स्कीम थी जिससे जनता को सीधे फायदा पहुंचा और जनता ने उनको 2009 में वापस सत्ता दी। 60,000 करोड़ का उन्होंने कर्ज माफी भी किया था। तो जो आज मोदी जी कर रहे हैं, एक्चुअली 2004 में सरकार बनाने के बाद मनमोहन सिंह ने वो काम शुरू कर दिया था और उनको उसका लाभ मिला। दूसरी बार उनकी सरकार बनती। मोदी जी उसी काम को कई गुना ज्यादा वॉल्यूम में कई तरीके की स्कीमों के साथ, चाहे वो आयुष्मान योजना हो, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, चाहे वो फ्री मकान देने की बात हो, गांव और शहरों में तमाम तरीके की स्कीमें हैं, पूरा फुल पैकेज है। इस पैकेज का मुकाबला करने के लिए अपोजिशन के पास एक दृष्टि होनी चाहिए, वो नहीं है। एक लीडरशिप होनी चाहिए, वो नहीं है। एक बात, जब भी कोई इस तरह से अलायंस बनता है, बिना बीजेपी के कोई अलायंस, मैं समझता हूं चूंकि अब तो बीजेपी पावर में है, कांग्रेस बहुत कमजोर है और कांग्रेस में जो लीडरशिप है उसकी जो विश्वसनीयता है वो अपोजिशन में ही एक्सेप्ट नहीं है पूरे तरीके से। अगर एक्सेप्टेड होती तो शायद एक अच्छा विकल्प देने की स्थिति बनती। अगर आप सिर्फ उद्योगपतियों पर हमले तक सीमित रखते हैं तो जनता का उससे लेना देना नहीं है। जनता जानती है कि इसमें क्या चीजें होती हैं। या फिर अगर आप कहते हैं सिर्फ हमें बीजेपी को हटाना है, उससे भी कोई बात बनती हुई नजर नहीं आती। अगर आपको ठोस धरातल पे काम करना है तो कम से कम बिहार मॉडल पेश करिए। और बिहार मॉडल में नीतीश कुमार जी के पास जो कुछ है वो बीजेपी के साथ सरकार चलाने के दरमियान का है। आरजेडी के साथ सरकार चलाने के दरमियान बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बहुत ढेर सारे सवाल उठते हैं। और पब्लिक चूंकि सोशल मीडिया का दौर है, पेनिट्रेशन सोशल मीडिया का गांव के अंतिम व्यक्ति तक है, इसलिए बहुत मुश्किल पेश आएगी नीतीश कुमार की लीडरशिप में या थर्ड फ्रंट की किसी भी लीडरशिप में कोई इस तरह से बीजेपी के खिलाफ अभियान हो। मुझे खतरा ये नजर आता है कि अगर अपोजिशन ज्यादा यूनाइट होगा तो मोदी समर्थक ज्यादा यूनाइट हो सकते हैं और 2019 जैसी परिस्थितियां 2024 में नजर आ सकती है। जी ज्ञानेंद्र सर, मैं आपके पास आता हूं। जैसे जब भी हम लोग बात करते हैं किसी विपक्षी एकता की तो बार बार उदाहरण 2019 का सपा बसपा का गठबंधन जरूर दिया जाता है कि अब तो इससे बड़ा गठबंधन कोई हो ही नहीं सकता है। लेकिन जैसा विजय सर कह रहे थे कि तब से लेकर अब तक गंगा जमुना में बहुत पानी बह गया, तो 19 के बाद से वास्तव में बहुत पानी बह गया। पानी क्या बहा कि 2022 में विधानसभा चुनाव जब होता है तो जो मायावती 22-23% की पार्टी हुआ करती थी उत्तर प्रदेश में, गिरी स्थिति में भी वो 12% की पार्टी हो जाती है। और उनके आगे आने वाले जो संभावनाएं जो दिख रही हैं उनकी, वो भी कोई प्रोस्पेक्ट उनका कोई बहुत मतलब उज्जवल नहीं नजर आ रहा है, चुनावी प्रोस्पेक्ट अगर समझा जाए तो। ऐसी स्थिति में जो मैं अपने मूल सवाल पर लौटता हूं कि जब नीतीश कुमार की एंट्री होती है उत्तर प्रदेश की सियासत में और वो एक फोटो ऑप वाली पॉलिटिक्स शुरू होती है कि वो अखिलेश के साथ बैठते हैं और जाति के मुद्दों को उछाले जाते हैं, जिन जाति के मुद्दों पर बीजेपी आज सहज स्थिति में नहीं है अपने गठबंधन दलों के साथ भी, चाहे वो अपना दल के साथ हो चाहे निषाद पार्टी के साथ हो, बीजेपी के पास आज इस बात का जवाब नहीं है कि वो जातिगत जनगणना क्यों नहीं करा पा रही है या जातिगत जनगणना कराएगी कि नहीं कराएगी, जबकि बिहार सरकार वो कर रही है। और आज अखिलेश यादव के पास ये बोलने का मौका है कि देखिए हम एक ऐसा फ्रंट बना रहे हैं जिसमें जैसे वो कहते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कि एक जाति की सरकार चलाते हैं, वो ठाकुरों की राजपूतों की सरकार चलाते हैं, इस तरीके से ब्रांडिंग करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी स्थिति में नीतीश की एंट्री, तेजस्वी यादव की एंट्री क्या जातिगत गोलबंदी पर फर्क नहीं डालेगी, जो जातिगत गोलबंदी अभी बीजेपी को सपोर्ट कर रही है? क्योंकि जब 2022 में अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ा तो उनका वोट 37% हो गया गठबंधन दलों के साथ मिलकर। और जो ये कहा जाता था कि उनको नॉन यादव ओबीसी वोट नहीं करता है, उनको दलित वोट नहीं करता है, दोनों चंक में उनको सीएसडीएस के आंकड़ों के मुताबिक वोट मिले। जाहिर तौर पर बीजेपी से कम वोट मिले, लेकिन फिर भी वो वोट इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि अखिलेश यादव की तरफ इन जातियों का जो है झिझक टूट रहा है। और अगर हम हालिया कैंपेन देखेंगे अखिलेश यादव के, तो जैसे वो अंबेडकर के ऊपर फोकस करना, महू चले जाना, चंद्रशेखर आजाद के साथ मंच शेयर करना, दलितों के मुद्दों पर बात करना, अंबेडकरवादी सेना टाइप की बातें करना, तो क्या आपको लगता है कि ये सारा कुछ जाति का जो अभी बीजेपी जिस लीड पर खड़ी है उसको कहीं ना कहीं प्रभावित कर सकता है? देखिए, अभी तो पहले तो मैं बात कहूंगा कि जैसे विजय जी अभी जो बात कर रहे थे उसमें एक और चीज जोड़ दूंगा कि अगर नीतीश कुमार पर बीजेपी के साथ जाने का आरोप बढ़ता रहता है तो फिर ममता बनर्जी भी बीजेपी की बगलगीर रह चुकी है, उनके भी हिस्से में वो भी उनके पार्टनर रह चुकी हैं। तो जो विपक्षी दलों में जो लोग भी चेहरे आ रहे हैं,
उसमें अखिलेश यादव को ही छोड़ दिया जाए तो बाकी कहीं ना कहीं कई सारे जो नेता हैं वो बीजेपी के साथ उनकी गलबैयां होती हुई दिखाई दे चुकी हैं पीछे के दौर में। अब आपने जो बसपा की बात की, बिल्कुल यहाँ पर उत्तर प्रदेश में निश्चित तौर से जाति और खासतौर से जो किरदार निभाता है, लेकिन जो आप बात कह रहे हैं एक और पहलू है कि जो जाति आपका नेटवर्क को थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा है सर, वो आवाज इको हो रही है, लेट से आ रही है जी। अभी कुछ सही हुई कि नहीं? जी हाँ ठीक है, बेहतर है। अच्छा, तो ये जो जनगणना की, जब जाति जनगणना निश्चित तौर से एक ऐसा मुद्दा है जहां पर बीजेपी के लिए पसोपेश की स्थिति, बीजेपी बहुत ही उसमें सहज नहीं है। हालांकि इसके दूसरे भी इससे जुड़े हुए जो असर वो भी इसके साथ मौजूद हैं। एक बड़ा असर ये भी है कि उत्तर प्रदेश में पहले भी एक मुद्दा उठता रहा है कि जो अति पिछड़ी जातियां हैं, मोस्ट ओबीसी बैकवर्ड जो हैं कास्ट, उनको अलग से जो रिजर्वेशन देने के लिए जो सिफारिशें आई, जो कई सारे जो कोशिशें हुई हैं, वो अभी भी ठंडे बस्ते में पड़ी हुई हैं। तो वो भी जैसे ही ये मुद्दा यहाँ पर आता है तो उसको लेकर भले ही सारे दल, बीजेपी तो कुछ असहज दिखाई देती है, लेकिन बाकी दल भी उतने मुखर नहीं हो पाते हैं। तो उनके लिए भी उनपे दिक्कत है, क्योंकि फिर ये बात आएगी कि वो ओबीसी की वो जातियां, उनकी अगर जाति के उनके आंकड़े ज्यादा आते हैं और उनकी कितना पार्टिसिपेशन है, अगर ये बात आती है तो फिर जो मोस्ट ओबीसी को एक अलग उनको देने के लिए, स्पेशल उनके लिए जो आरक्षण देने की बात आती है, वो भी मुद्दे उठेंगे। अब यहाँ पर बीएसपी की अगर बात करें, 2019 का जिक्र जरूर होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में 1993 के बाद एक बदलाव 1995 में जब गेस्ट हाउस कांड हुआ, उसके बाद से एक बड़ा बदलाव हुआ, क्योंकि धुर विरोधी माने जाते थे और उत्तर प्रदेश की सियासत ही सपा और बसपा के इर्द गिर्द होती थी। एक बार कभी जब सपा आती थी, बसपा एक तरीके से मुलायम सिंह हटे, 2007 में मायावती आई, 2012 में अखिलेश यादव आए, तो सपा बसपा के इर्द गिर्द ही उत्तर प्रदेश की सियासत होती हुई दिखाई दी एक दशक से ज्यादा वक्त तक। तो ऐसे में जब बीएसपी को आप एकदम नकार नहीं सकते, बीएसपी के लिए 12 वो कम भी हुए, सारा लोग अगर उनके बड़े हिस्सा उनका वोटर छिटका भी, कुछ बीजेपी के साथ, कुछ सपा के साथ भी गया, तो भी वो 12% अभी उनके पास इंटैक्ट है। उनके पास अभी भी मायावती को ऐसी फोर्स ऐसा एकदम नहीं माना जा सकता है कि वो एकदम उसका असर समाप्त हो चुका है। ऐसे में जब भी कोई गठबंधन की बात होगी, जब भी कोई विपक्षी एकता की बात होगी, उसमें माइनस बीएसपी आप करते हैं तो उसकी ताकत, अपने आप उसकी ताकत और अहमियत कम से कम उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में तो कम होती दिखाई देती है। और यहाँ पर यह नहीं भूलना चाहिए कि जैसे ही दस्तक हो रही थी कि नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, उससे पहले ही मायावती ने एक ट्वीट किया और उससे बड़ी एक सरगर्मी भी पैदा कर दी और कुछ इशारे भी दिए। उन्होंने गोपालगंज में 1994 का मुद्दा उठाया, उसमें कहा कि जी कृष्णैया जो दलित आईएएस थे अधिकारी, वहां पर गोपालगंज के डीएम थे, जो वहां पर एक माफिया की हत्या के बाद जिस तरीके से उनको मौत के घाट उतारा गया, और आनंद मोहन को अब उनको बाकायदा रिहाई की जो तैयारी की जा रही है, क्योंकि अभी नीतीश कुमार के लिए निश्चित तौर से, क्योंकि बहुत सारे वो समीकरण खुद बिहार में भी वो देख रहे हैं, वो राजपूत वोटर्स की तरफ भी उनका आकर्षण बढ़ा हुआ है। तो वहां पर आनंद मोहन को इसीलिए देखा जा रहा है कि उनके लिए जेल मैनुअल्स में भी संशोधन किए गए हैं, और मायावती ने इसी को लेकर हमला किया है। उन्होंने ये भी कहा कि दलितों में पूरे देश में इसको लेकर नाराजगी है। तो ऐसे में नीतीश कुमार अखिलेश यादव के साथ जा रहे हैं, और अखिलेश यादव भी इस वक्त ओबीसी को लेकर उन्होंने बड़ा फोकस किया हुआ है। लेकिन बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि ऐसे ही वक्त में, इस दौर में ही मायावती ने, जैसे ही 2022 का चुनाव के नतीजे आए थे, मायावती ने कहा था कि मुस्लिम वोटर्स को अपील करते हुए कहा था कि आप देख लीजिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी को आपने एकमुश्त वोट दिया लेकिन वो नहीं हरा पाए, बीजेपी को हरा सकने का मादा, उसकी जो सामर्थ्य है वो बीएसपी के पास ही है। और मायावती ने लगातार उसके बाद से जो मुस्लिम कार्ड चलना शुरू किया है, उसकी ओर अगर कोई नहीं गौर करेगा, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाएगा, तो शायद यहाँ पर ओबीसी वोटर्स को तो अखिलेश यादव सहज रहे हैं, लेकिन मुस्लिम जो उनके वोटर्स हैं, मुस्लिम समाज में जिस तरीके से समर्थन दिया 2022 में, उसमें बीएसपी की कोशिशें इस वक्त देखिए आप, निकाय चुनाव में बीएसपी ने सीधे तौर से अधिकांश सीटों पर, मेयर की सीटें हो या बाकी जगहों पर टिकट की है, 10 को मुस्लिम, उन्होंने मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है। और लगातार जो बीएसपी से, जो समाजवादी पार्टी से नाराज मुस्लिम नेता थे, इस वक्त उनका एक बड़ा ठिकाना बीएसपी बनता जा रहा है। वो बीएसपी की तरफ से है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर आप इमरान मसूद से लेकर तमाम नेताओं को देखेंगे, वो बीएसपी की तरफ आकर्षित है। तो ऐसे में
अखिलेश यादव या नीतीश कुमार के साथ मिलकर एक ओबीसी जो वोटर्स हैं उनको सहेजने की कोशिश होती, उनकी कोशिश दिखाई दे रही है। लेकिन इस दरमियान कहीं ऐसा तो नहीं कि ये एक जो पहले से उनके पास मौजूद जो एक बड़ा एक चंक आ गया था मुस्लिम वोटर्स का, वो उनके पास कितना इंटैक्ट है, क्योंकि उसका भरोसा निश्चित तौर से 2022 के बाद टूटा है। उनको लगा कि हमने इतनी पूरी शिद्दत के साथ में खड़े होकर साथ दिया, लेकिन उसके बाद भी न सिर्फ सत्ता आई इनके हाथों में, बल्कि वो भी आजम खान के मुद्दे को लेकर उनको जिस तरीके से एक तरीके से हाशिए पर किया गया, दरकिनार किया गया, उन्हें नेग्लेक्ट किया गया, उससे नाराजगी भी बनी हुई, तमाम बयान भी इसके बाबत आए। तो ऐसे में जब विपक्षी एकता की बात होती है तो विपक्षी एकता तो तभी होगी ना कि जब जो बड़े जो प्लेयर्स हैं वो एक साथ आते हुए दिखाई देंगे, तो शायद एक बड़ा एक बीजेपी के लिए भी भय का माहौल होगा। और जब 2004 की जैसे शुरुआत में जब डिबेट की बात हो रही थी, तो 2004 से 2014 के बाद से परिप्रेक्ष्य उस 10 सालों में बहुत ही कुछ बदल गया। पहले बीजेपी की जो चेहरा हुआ करता था, अटल बिहारी वाजपेयी होते थे, मुरली मनोहर जोशी होते थे, अडवाणी थे, बड़े ऐसे नेता थे, और बीजेपी पर एक बड़ी एक तोहमत लगती थी कि बीजेपी जो है ब्राह्मणों की, बनियों की, अपर कास्ट की पार्टी है। लेकिन नरेंद्र मोदी के आने के बाद बीजेपी में निश्चित तौर से एक बड़ा बदलाव हुआ। बीजेपी ने अपने आप को, नरेंद्र मोदी ने खुद एक ओबीसी चेहरे के तौर पर प्रेजेंट किया, और बीजेपी ने जितनी कोशिशें की, अभी आप कुर्मी वोटर्स की जब बात कर रहे हैं, कुर्मी मतदाताओं की बात हो रही है कि नीतीश कुमार आएंगे क्योंकि उनका असर बिहार में उस जाति में ज्यादा है, तो आप अभी ना भूलिए कि अभी 2 दिन पहले ही शाहजहांपुर में समाजवादी पार्टी ने जिन अर्चना वर्मा को टिकट दिया था, अपना उम्मीदवार बनाया था, वही अर्चना वर्मा लखनऊ आती हैं, बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचती हैं, बीजेपी पटका धारण करती हैं, ब्रजेश पाठक, सुरेश खन्ना, बीजेपी के नेता वहां पर, जेपीएस राठौर, शाहजहांपुर के ये सारे नेता मौजूद होते हैं और उनको बीजेपी में शामिल करा लेते हैं। और वो कौन है अर्चना वर्मा? वो राममूर्ति वर्मा की बहू हैं। राममूर्ति वर्मा जो 4 बार विधायक रहते हैं, 2 बार मंत्री रह चुके हैं और बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं समाजवादी पार्टी के। शाहजहांपुर या उस वाली पूरी तराई की जो बेल्ट है, वहां के जो कुर्मी वोटर्स हैं, उनमें उनकी बड़ी पकड़ है। और वो अगर उनकी बहू ऐन मौके पर समाजवादी पार्टी की अधिकृत उम्मीदवार घोषित होने के बाद वो बीजेपी शामिल होती है और बीजेपी उनको अपना उम्मीदवार बना देती है, तो आप ये वोटों को इस तरीके से भी आप देख सकते हैं। तो ऐसे में अब वो दौर नहीं रहा कि यहाँ पर सीधे तौर से कि ये सारे लोगों में कि ये जाति इस पार्टी के साथ जाएगी, ये जाति का ये बड़ा रहनुमा है। तो ये रहनुमाई का जो एक दौर हुआ करता था, उसमें निश्चित तौर से बदलाव हुआ। अब दलित वोटर्स के पास तमाम ऑप्शन, दूसरे भी विकल्प हैं, वो बीजेपी के पास भी जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी के पास भी जा रहे हैं, और अखिलेश यादव वो कवायद भी करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि जब विपक्षी एकता की ये तमाम कवायदें हो रही होती हैं, उस वक्त जो पहले से इंटैक्ट वोट है, कहीं ऐसा तो नहीं है टोकरी में दूसरे फलों को जब हम डाल रहे होते हैं, भर रहे होते हैं, तो पहले के जो फल रखे हुए हैं वो तो कहीं बाहर नहीं छिटक जा रहे हैं। ये भी देखने की एक बात है। और यही इस वक्त बीएसपी जिस तरीके से एक्टिव है, और नीतीश कुमार के आने से पहले मायावती ने जो बयान दिया, जो ट्विटर पर उन्होंने ट्वीट किया, वो ट्वीट कई सारे इशारे करता है। तो ऐसे में विपक्षी जो एकता की बात होती है, वो बड़ी उसकी राह उत्तर प्रदेश में फिलहाल बहुत ही आसान ऐसी नहीं दिखाई दे रही है। और ये जो मोर्चे की बात है, क्योंकि यहाँ पर मुकाबला निश्चित तौर से बीजेपी और समाजवादी पार्टी के दरमियान ही होगा। लेकिन समाजवादी पार्टी के पास चाहे ममता बनर्जी आ जाए, चाहे केसीआर आ जाए, शरद पवार आ जाए या नीतीश कुमार आ जाए, तो अपने अपने हिस्सों में, अपनी अपनी जगहों पर वो कुछ असर कर सकते हैं। क्योंकि एक बताया भी गया कि जैसे कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हैं, 42 सीटें बिहार में हैं, 40 सीटें हैं पश्चिमी बंगाल, ये सारी मिलाकर बीजेडी भी आ जाएगी, तो ऐसे 183 सीटें, इन पर बड़ा असर हो जाएगा। साउथ की भी कुछ सीटें होंगी। तो इन सारी समीकरण, ये मैथ्स में तो बड़ा अच्छा लगता है, आंकड़ों में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब व्यवहारिकता की बात आती है, तो अगर व्यवहारिकता में भी जो सामान्य जो राजनीति होती है, वोटों का गणित होता है, उसमें अगर 2 और 2 4 होते, तो फिर 2019 के नतीजे बिल्कुल अलग होते। क्योंकि सपा बसपा के गठबंधन को दलित और ओबीसी के बड़े गठबंधन के तौर पर देखा जा रहा था, बावजूद उसके वो गठबंधन फ्लॉप होता है। 78 सीटों पर चुनाव लड़े थे और 15 सीटें जीती थी। समाजवादी पार्टी को महज 5 सीटें मिली थी, 10 सीटें बसपा के पास गई थी। तो ऐसे में बीएसपी को कमजोर करके आंकना फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत उचित नहीं होगा। और बीएसपी के माइनस करके कोई भी गठजोड़ या विपक्षी एकता की कवायद है, वो बहुत प्रभावी मुझे होती दिखाई नहीं देती। जी विजय जी, मुलाकात के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, अखिलेश कुछ बोले नहीं, सिर्फ नीतीश कुमार बोले, और उन्होंने 2 बातें साफ तौर पर कही। पहली ये बात कि मैं पीएम की रेस में नहीं हूं, जो बार बार ये कह के एक गोला खींचा जाता है कि भाई ये खुद पीएम बनने के चक्कर में है, तो वो बार बार नकार रहे हैं उसको।
दूसरी बात उन्होंने कही कि नेता का नाम जो है वो हम बाद में तय करेंगे, ज्यादा से ज्यादा पार्टियां बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना चाहती हैं और जितने ज्यादा लोग हम मिलकर लड़ेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा, यह भी नीतीश कुमार ने कहा। यह हुई आज की बात। और एक मैं 12 अप्रैल की बात करना चाहता हूं कि कांग्रेस को लेकर जो पशुपेश की स्थिति बनी हुई थी, वहां मल्लिकार्जुन खड़गे से और राहुल गांधी से जो मुलाकात की नीतीश कुमार ने, वो एक पॉजिटिव, बहुत ही सकारात्मक मुलाकात थी। खड़गे ने उसे ऐतिहासिक मुलाकात बताया था। यानी राहुल गांधी भी, कांग्रेस पार्टी को समझने वाले लोगों का कहना है कि राहुल गांधी अगर पीएम बनने की बात आई तो शायद वो ये तोहमत नहीं लेना चाहेंगे कि वो खुद पीएम बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने गठबंधन नहीं होने दिया। यानी मैं बॉटम लाइन मेरे सवाल की यह है कि 2 महीने 3 महीने पहले विपक्षी गठबंधन के सामने जो स्पीड ब्रेकर लगते थे, कांग्रेस पार्टी की ईगो, नीतीश के अपने सपने, ममता बनर्जी की ईगो, वो पिछले 2-3 महीने में जबरदस्त रूप से कम हुए हैं। तो ऐसे में ये नहीं, आपको नहीं लगता कि ये हो सकता है कि वाकई ये अपने अपने राज्यों में, अपने अपने गढ़ में एक माहौल अगर तैयार हो गया कि हाँ भाई बीजेपी के खिलाफ तो ये सब मिलकर खड़े हो गए हैं, तो जो जिसे आप कहते हैं कि बीजेपी के खिलाफ वाला वोट, वो छिटकने की बजाय हर राज्य में, हर जगह पर बीजेपी को हराने वाले कैंडिडेट के पक्ष में खड़ा हो जाए? सारी संभावनाएं हैं, लेकिन समय कम है, दिल्ली बहुत दूर है। अपने अपने राज्यों में तो विपक्ष, जहां जो गैर बीजेपी सरकारें हैं वो तो मजबूत है ही, चाहे आप पश्चिम बंगाल देख लें या फिर आप तेलंगाना देख लें, तमिलनाडु देख लें। बिहार को उसमें शामिल नहीं करता हूं क्योंकि अगले 3-4 महीने में अगर नीतीश कुमार फिर बीजेपी के साथ आ गए और इस बात की वहां संभावनाएं बराबर व्यक्त की जा रही हैं, तो एक मुश्किल हो जाएगी हम लोगों के विश्लेषण को कि अभी हम लोगों ने इस तरह से विश्लेषित किया, आगे क्या होगा। खुद नीतीश कुमार बहुत संदिग्ध हैं विश्वसनीयता को लेकर। जहां जो विपक्षी दल मजबूत है वो तो डटकर बीजेपी से मुकाबला कर ही रहे हैं। कुछ जगहों पे कांग्रेस भी उनके मुकाबले में है, वो बीजेपी के साथ कांग्रेस को भी उतने ही शिद्दत से हराना चाहते हैं अपोजिशन के लोग। इसलिए बहुत ही मुश्किलें हैं, इतने इसमें पेच है कि विपक्ष गैर कांग्रेसवाद का जो नारा 67 में दिया था लोहिया जी ने और दूसरे समाजवादियों ने, उस तरह का नारा आज गैर भाजपावाद का नहीं दे पा रहा विपक्ष। अगर इस तरह की स्पष्टता से वो कोई नारा दे और कोई एक विजन शो करे कि हाँ हम इस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं, निश्चित तौर पे सब एक होंगे तो निश्चित तौर पे मनोवैज्ञानिक लाभ मिलेगा और जो बीजेपी के खिलाफ के वोटर हैं उनका उत्साह बढ़ेगा और निश्चित तौर पे कुछ वोट परसेंटेज भी उनका बढ़ेगा। शायद बीजेपी हार भी जाए बहुत सी सीटों पर, या हो सकता है बहुमत से दूर हो जाए बीजेपी। इन सारी संभावनाओं को मैं मानता हूं, लेकिन इन सब चीजों के लिए जो कुछ होना चाहिए, जो तरीका अडॉप्ट करना चाहिए, वो तरीका नहीं है। कांग्रेस और इन विपक्षी दलों के साथ अपनी एक दिक्कतें हैं। आप खुद बिहार का देख लीजिए, कांग्रेस वहां आरजेडी के साथ मिलकर लड़ी थी और जेडीयू बीजेपी के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ी थी। लोकसभा चुनाव भी आज समीकरण बदले हुए हैं। अब ये समीकरण अगर आप पश्चिम बंगाल जाते हैं वहां फिर बदल जाता है। वहां पे तृणमूल कांग्रेस के सामने बीजेपी और कांग्रेस पार्टी समान दुश्मनी के तौर पे मौजूद है। लेफ्ट पार्टी को भी वो अपना चैलेंज मानती हैं। फिर आप तेलंगाना जाएंगे तो वहां बीजेपी और कांग्रेस, तेलंगाना अब जो भारत राष्ट्र हो गई है वो उसके मुकाबले में खड़ी नजर आएगी। तमिलनाडु में भी करीब करीब ऐसी ही परिस्थितियां हैं। तो जो हर जगह जहां जहां आप जाएंगे देखेंगे कि एक इस तरह का समीकरण है जो ना गैर बीजेपी वाद का नारा देने की स्थिति में लोग नहीं है। तो एक तो गैर बीजेपी वाद का नारा हो, दूसरा कांग्रेस के साथ पूरा विपक्ष एकजुट हो, तभी एक कोई मनोवैज्ञानिक लाभ मिलेगा। लेकिन अब सवाल फिर खड़ा होता है, देखिए हम कहते हैं कि पहले भी अटल जी का विकल्प आया, मनमोहन का विकल्प आया, ये हम कहते हैं, लेकिन आज के दौर की जो परिस्थितियां हैं कोई विकल्प होगा, निश्चित तौर पे मोदी का भी कोई विकल्प होगा, लेकिन उस चेहरे को सामने तो लाइए, उस चेहरे को लोग देखना चाहते हैं। क्योंकि हमारी जो राजनीतिक सिस्टम है, आप देखिए व्यक्तिवादी हो गई है, पार्टी से ज्यादा व्यक्तिवादी हो गई है। क्योंकि 14 के पहले भाजपा नहीं जीत रही थी, लेकिन मोदी के आने पे जीती है। समाजवादी पार्टी अखिलेश की वजह से जीती। अगर अखिलेश को हटा दीजिए तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी क्या है? बसपा से मायावती को हटा देंगे तो क्या है? कुछ नहीं है। ममता बनर्जी अगर तृणमूल कांग्रेस की लीडरशिप छोड़ दें तो तृणमूल कांग्रेस की स्थिति क्या बनेगी? ऐसे ही नीतीश की अपनी पार्टी में वही स्थिति है और तेजस्वी और लालू यादव जी की उनकी अपनी पार्टी में वही स्थिति है। तो एक व्यक्ति केंद्रित राजनीति ज्यादा होती गई है। मुद्दे, विचार और बाकी चीजें
इसमें पीछे हो गए हैं, क्योंकि जो क्रेडिबिलिटी होती है वो अब नेता की हो गई। हम लोग वैसे भी मूर्ति पूजक लोग हैं, तो एक तरीके से किसी न किसी में हमारी आस्था होती है, पॉलिटिकल भी। अगर ये लोग इस तरह की इकट्ठा होते हैं और उसमें कोई कार्यक्रम लेके आते हैं तो निश्चित तौर पे बीजेपी को बहुत मुश्किलें पेश आएंगी। और राज्यों में जहां जहां रीजनल पार्टियां मजबूत हैं, चाहे वो पश्चिम बंगाल रहा हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो या तेलंगाना हो या बिहार हो, बीजेपी को देखिए मुश्किलें पेश आती हैं, बहुत ज्यादा पेश आती हैं। तो ऐसी परिस्थिति अगर निर्मित होती है तो बीजेपी को फंसा पाना कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन नौमन तेल होगा तो राधा नाचेगी, तो नौमन तेल की इंतजाम करने में अभी आप सबको इकट्ठा कह रहे हैं मैं प्रधानमंत्री के रेस में नहीं हूं। कल को आप प्रधानमंत्री की रेस में सामने आ जाएंगे तो पब्लिक क्या कहेगी कि अरे साहब इतने दिन तक तो ये कह रहे थे कि मैं रेस में नहीं हूं, अब यही सामने आ गए। या फिर किसी व्यक्ति को दूसरा किसी को चाहते हैं, या कोई ऐसा नेपथ्य में पड़ा हुआ गुलजारी लाल नंदा की तरीके से उसको आप सामने खड़ा करके कहिए कि नहीं हम इनको प्रधानमंत्री बनाएंगे। आप मनमोहन सिंह तो ही कहिए, किसी को तो लेके आना पड़ेगा आपको। अगर आप नहीं लेके आ पाएंगे तो आप अपने रीजनल जो छत्रप हैं वहां तक तो आपकी ताकत रहेगी, उसका विस्तार नहीं होगा। विस्तार इस तरीके से कि नीतीश कुमार का इम्पैक्ट यूपी में क्या होगा 2004 में, लेकिन 2004 में कहां अटल बिहारी वाजपेयी के सामने विपक्ष कोई चेहरा लेकर खड़ा हुआ था? मनमोहन सिंह का नाम तो रात मतलब बिल्कुल चुनाव जीतने के बाद, सरकार बनाने के वक्त बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे वो ड्रामा हम सबको याद है। तो लेकिन पूरा चुनाव तो यूपीए ने लड़ा था बिना किसी चेहरे के ही। यस, लेकिन नीरज जी आप 2004 के भारत को देखिए। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, उस समय सभी राज्यों में विपक्ष बहुत मजबूत था। और विपक्ष की जो मजबूती थी रीजनल पार्टियों की, उस समय बसपा की ताकत देखिए, सपा की ताकत देखिए। समाजवादी पार्टी 14 के पहले आप देख लीजिए 9 का चुनाव 22 सीट जीते हैं। 2004 का चुनाव देखिए, वो 39 सीट समथिंग जीता था उन्होंने। तो जो ये ताकत थी वो ताकत नहीं है आज रीजनल पार्टी में। और ना वो 2004 वाली बीजेपी, 2004 वाली बीजेपी और मोदी की बीजेपी में मैं आपको अंतर बता दूं। 2004 की बीजेपी वो डेकोरेटेड बीजेपी थी, उसमें उसके चेहरे को चमकाया गया था, लेकिन ग्राउंड पे उनके वर्क नहीं थे। कोई भी जन कल्याण की कोई ऐसी योजना नहीं थी जिसके नाम पे उनको वोट मिले। मैं आपसे कह रहा हूं कि 2004 के बाद जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, जन कल्याण की और जनता को जोड़ने की पहली स्कीम मनरेगा थी, जिसने चमत्कार किया। कर्ज माफी 60,000 करोड़ की थी उन्होंने, उसने भी बहुत चमत्कार किया और 2009 में उनकी वापसी हो गई। तो जो काम 4 के बाद मनमोहन सिंह ने किया उसको डबल ट्रिपल या कहिए 4 टाइम वॉल्यूम में मोदी जी ने 2014 में किया। तो चीजें बहुत इस हिसाब से बदली हैं, गुणात्मक परिवर्तन हुआ ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे। 2004 की आप बीजेपी देखिए, 4 के पहले देखिए, उस समय बीजेपी क्या थी? अटल जी का चेहरा था, आडवाणी जी का चेहरा था, प्रमोद महाजन जी का मैनेजमेंट था। और जो नेता उस समय थे वो खाली फेस डेकोरेटर थे। अटल जी का शानदार भाषण था, उनकी पर्सनालिटी थी, पैन इंडिया उनको सब आदर करते थे। लेकिन जनता के लिए जन कल्याणकारी उन्होंने गोल्डन ट्रायंगल और दूसरी स्कीमें बहुत शुरू की, फ्रेट कॉरिडोर और तमाम योजना उन्होंने बनाई, लेकिन सीधे जनता को लाभ नहीं पहुंचाया उन्होंने। सीधे लाभ न पहुंचाने की वजह से वो जो उनका फील गुड फैक्टर था वो फेल हो गया। लेकिन मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने मनमोहन मॉडल को अडॉप्ट किया, उसको 4 टाइम वॉल्यूम में एक्सपेंड किया और पब्लिक में लॉन्च किया। आप देखिए किसी भी एक स्कीम को आप पकड़ेंगे तो आप गांव में जाएंगे तो जनता कहेगी नहीं नहीं ये काम तो मोदी जी ने ही किया है, बहुत अच्छा किया है। तो ये जो स्ट्रेंथ है मोदी जी की, इसीलिए ये गैर भाजपावाद का नारा नहीं चल पा रहा। ओबीसी फैक्टर की भी बात कर ले अगर, अभी अमीश जी का सवाल था ज्ञानेंद्र जी से कि भाई जातीय जनगणना का काउंटर क्या है? जातीय जनगणना स्वयं में सबसे बड़ा काउंटर है। इस बात को सारा अति पिछड़ा जानता है कि सरकारी नौकरियों का जो ओबीसी का 27% आरक्षण है, उसमें सबसे ज्यादा कुर्मियों ने और उसके बाद यादव समाज ने नौकरियां ली हैं। न पाल समाज की उसमें भूमिका है, वोट के पाल समाज को उसमें पर्याप्त भागीदारी है, न प्रजापति समाज में है, न विश्वकर्मा समाज की है, न मौर्य समाज की है, न कुशवाहा समाज की। पूरी 65 जातियां ऐसी हैं, बल्कि 64 जातियां ऐसी हैं जिनकी प्रेजेंस उस रिजर्वेशन के आधार पर सरकारी नौकरियों में बहुत मामूली है, इतनी कम है कि उनकी आबादी से तो बहुत कम है। अब अगर आप जातीय जनगणना करते हैं तो बहुत से सवाल खड़े होंगे कि भैया
ये जातीय जनगणना नहीं होगी, ये जातीय सर्वे होगा। इस सर्वे में सामाजिक आर्थिक शैक्षिक सर्वे होगा, और सामाजिक आर्थिक शैक्षिक सर्वे में सरकारी नौकरियों में रिप्रेजेंटेशन किसका कितना है वो भी पता लगेगा। तो इससे तो जो गैप है, जो आज अति पिछड़ा और पिछड़े में गैप है, गैर यादव या गैर कुर्मी पिछड़ा में जो गैप है, वो गैप बहुत बढ़ेगा। इसके साथ जो छोटी कम आबादी की जातियां हैं उनमें बेचैनी बढ़ेगी, वो अपने लिए दूसरा विकल्प तलाशेंगी जो आज तलाश नहीं है। सबको मालूम है कि क्या चीजें हैं। जातीय सर्वे न भी हुआ हो, बिहार का सर्वे आने के बाद क्या जो कम आबादी वाली अति पिछड़ी जातियां निकलेंगी उनके लिए क्या कोई कर्पूरी ठाकुर के बाहर कोई पैकेज दे पाएंगे? वहां तो कर्पूरी ठाकुर फार्मूला पहले से लगा हुआ है। तो ये एक फेस सेविंग स्टेप है। उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी भले इसको मांग कर रही है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जातीय जनगणना से या इस मुद्दे को लेकर जितना अखिलेश जी जनता के बीच में जाएंगे, अति पिछड़ी जातियां उनसे उतनी ज्यादा सशंकित होंगी, क्योंकि उन्हें लगेगा कि हमारा जो हक है नौकरियों में या दूसरी चीजों में जहां रिजर्वेशन मिलता है वो हमारा और कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि ये तो पता ही लग जाएगा कि 10% टोटल जो पिछड़ों की आबादी है, अगर हम 52% पकड़ लें, 52% की जो टोटल आबादी 100% होगी उसमें 20% यादव है, यानी यूपी की आबादी का करीब 10%। तो ये जो परिस्थितियां हैं इसमें अति पिछड़े को जातीय जनगणना के मुद्दे से आप साध नहीं सकते हैं। आप उसके लिए पैकेज क्या लेके आएंगे? आप उसके लिए कार्यक्रम क्या लेके आएंगे? आप कहेंगे कि भाई ठीक है, नहीं 54% आ गया जातीय सर्वे में पिछड़ों की आबादी, ठीक है 50% से बढ़ा के 55% हो गया रिजर्वेशन, तो भी क्या उनको हक मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। 2002 में एक हुकुम सिंह कमेटी, राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे, उन्होंने हुकुम सिंह कमेटी बनाई थी। बिल्कुल, उस कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन साफ साफ दी थी। उसमें 29 to 30% टोटल जो 27% है उसमें से 29-30% तो कुर्मी को नौकरियां हैं। 28% 1% का फर्क है यादव समाज और कुर्मी समाज में, फिर यादव समाज को है। तो जब आप 60% दो बिरादरियां ले रही हैं तो 40% में 65-66 जातियां हैं, तो आप उसको कैसे फुलफिल करेंगे? अगर आप 55% भी कर देते हैं रिजर्वेशन को या मांग करते हैं तो भी ये समस्या बनी रहेगी। तो ये एक तरीके से बूमरैंग साबित होगा। मुझे नहीं लगता कि इससे कोई उत्तर प्रदेश की अति पिछड़ों की राजनीति बहुत ज्यादा किसी विपक्षी दल के साथ या समाजवादी पार्टी के साथ जाके जुड़ जाएगी। मेरा ऐसा मानना है कि मोदी जी की जो सोशल इंजीनियरिंग है, सबका साथ सबका विकास, मुझे लगता है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि वो कहेंगे कि देखिए इतने हमने घर बनाए प्रधानमंत्री आवास के गांव में, उसमें से हमने इस बिरादरी को दिया होता, वो तब विपक्ष बोलने के लिए क्या रह जाएगा? उनको तो बहुत मुश्किलें पेश आएंगी। लेकिन ये जो चीजें, जी बिल्कुल, थोड़ा आपकी आवाज में डिस्टरबेंस आ रही है, आपकी आवाज में डिस्टरबेंस आ रही है। विजय जी, आपकी आवाज में डिस्टरबेंस आ रही है, वो मैं नहीं होंगे। जी विजय जी, आपका सिग्नल मुझे लगता है डिस्टर्ब हो गया है, आपकी आवाज आ नहीं रही है। मैं एक सवाल ज्ञानेंद्र से ले लेता हूं। आप अभी विजय जी ने जैसे कहा कि मनमोहन सिंह ने 2004 और 2014 के बीच मनरेगा जैसी जो स्कीम लाए थे, मोदी उसे आगे लेकर गए। तो ये बात सुन के मुझे वो अरुण शौरी की एक फेवरेट लाइन याद आ रही है, जो अरुण शौरी कहा करते थे कि बीजेपी इज कांग्रेस विद अ काउ। बीजेपी और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है, बस बीजेपी के पास एक गाय और है। तो ये खैर ये अलग बात थी। लेकिन ज्ञानेंद्र, जैसा आपने कहा कि मैथमेटिक्स नहीं चलता है, आप पिछले आपके जवाब में हालांकि आपने ये कहा था, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ पॉसिबल। पॉलिटिक्स तो संभावनाओं का खेल ही है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि 2019 में जब 303 सीटें लेकर आई बीजेपी, सबसे ज्यादा अपना टॉप, तो वो कोई पैन इंडिया सीट्स नहीं थी। 303 में से 82% सीटें, लगभग 265 सीटें, 270 सीटें जो है वो सिर्फ 12 स्टेट्स से थी, 12 राज्यों से थी। उन 12 राज्यों में से भी 8-9 ऐसे राज्य थे जहां बीजेपी पीक पर थी। राजस्थान 100/100, महाराष्ट्र 100/100, गुजरात 100/100, हरियाणा 100/100, दिल्ली 100/100, छत्तीसगढ़।
तो अब मैं आपके सवाल के आपके जवाब के काउंटर में ये कह रहा हूं कि माना कि मैथमेटिक्स काम नहीं करता, लेकिन ये भी कहा जाता है कि देयर इज नो पीक आफ्टर अ पीक। शीर्ष पे पहुंचने के बाद फिर आप उसके ऊपर कहां जाएंगे? तो इन राज्यों में बीजेपी को भी हम समय समय पर यह चर्चा करते रहे कि बीजेपी को लगता है कि इन राज्यों में हमारी सीटें कम होंगी जो हमें यूपी जैसे स्टेट से पूरी करनी है। ऐसी सूरत में टॉप पर बैठी हुई है बीजेपी, उनमें से कई ऐसे राज्य हैं जहां सीधा कांग्रेस से मुकाबला है, 8-9 ऐसे राज्य हैं। तो उसके बाद ये विपक्षी एकता की जब हम मुहिम को देखते हैं तो कहां तो उचित होगा उसे 2019 से कंपेयर करना या पिछली विपक्षी एकता की कोशिशों से कंपेयर करना? 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी भी तो है, महंगाई बेरोजगारी जैसे मुद्दे भी हो सकता है आए। तो ये जो विपक्षी एकता है, विपक्षी एकता की मुहिम है, इसे एक सिरे से खारिज तो नहीं किया जा सकता मौजूदा परिस्थितियों के मद्देनजर, मेरा यह कहना है आपसे। बिल्कुल खारिज तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। जब बड़े कद्दावर नेता मिल रहे होते हैं तो उसको ऊपर तो सबकी निगाहें ही रहती हैं, लेकिन जो पीछे का जो एक इतिहास रहता है या पीछे के जो तमाम आंकड़े रहते हैं वो तो कुछ बात तस्दीक करते ही हैं। जैसे आपने कहा तो निश्चित तौर से 2010 सालों में अगर एंटी इनकम्बेंसी था तो एंटी इनकम्बेंसी तो 2019 में भी लगना था। एंटी इनकम्बेंसी के तमाम फैक्टर्स मौजूद थे। आप इन सारे मुद्दों के साथ जो अभी विजय जी जिन चीजों की ओर इशारा कर रहे थे, गेम चेंजर्स, बहुत सारी उज्ज्वला योजना से लेकर आवास है, राशन की योजनाएं, तमाम सारी योजनाएं जो केंद्र सरकार की हैं, और जहां पर उत्तर प्रदेश में तो यहाँ डबल इंजन की सरकार की बात हो रही है, अभी तो तीसरे इंजन के को भी जोड़ने की तैयारी हो रही है नगरीय निकाय चुनाव के जरिए। तो ये जो बीजेपी को आप बिल्कुल खारिज, जो विपक्षी दलों की कोशिशें हैं, कवायदे हैं, ये तो एक बड़ी अहम हो ही जाती हैं और खासतौर से कई जगहों पर इन्होंने अपना असर भी दिखाया है। लेकिन उसके साथ ये बात बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि जैसे जो मैं बात कह रहा था कि सपा बसपा की अगर बात करेंगे तो वोटों का गणित तो जुड़ के आता है, लेकिन जमीन पर जो हकीकत है वो बिल्कुल बदली हुई होती है। वहां पर जो कई जगहों पर दलित और यादव समुदाय में काफी नाराजगी का भाव रहा है, कई जगहों पर फ्रिक्शन रहे, कई दिक्कतें रही, तो वो जो ऊपर भले ही अखिलेश यादव और मायावती मिल जाते हैं, लेकिन निचले स्तर पर वो कार्यकर्ता या उनके जो वोटर्स हैं, समर्थक हैं, वो नहीं मिल पाते हैं और इसी वजह से वो गणित जो अरिथमेटिक इसीलिए नहीं हो पाती। जो नीचे, क्योंकि वो असर ऊपर के नेता अगर मिल जाए और नीचे स्तर पर जो उनके समर्थक हैं वो भी मिल जाए तब वो कारगर हो सकती है, लेकिन वो नहीं होता दिखा। इसी वजह से ये आंकड़ों में अंतर आ जाता है और जब ये गठजोड़ होते हैं वो उतने कामयाब होते दिखाई नहीं देते। और दूसरा ये मुद्दा है कि अभी आप जब जाति की बात कर रहे हैं, आप महंगाई और तमाम दूसरे मुद्दों की बात कर रहे हैं, तो उसके साथ ही नहीं भूलना चाहिए कि इस देश में भावना प्रधान भी देश है। अभी बीजेपी के पास उसके तर्कश में कई सारे तीर भी बाकी हैं। अभी राम मंदिर भी तैयार हो रहा है, जोर शोर से तैयार हो रहा है, बीच बीच में उसकी तस्वीरें जारी हो जाती हैं और ये माना जा रहा है कि जनवरी या चुनाव के पहले राम मंदिर का भी उसकी शुरुआत होती हुई दिखाई देगी। तो ये तमाम वजह है, तमाम बीजेपी के भी पास अभी तर्कश में अभी तो सारे विपक्षी दल ही सारी एकता की बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपनी कोशिशें करते दिखाई दे रहे हैं। तो इस वजह से, क्योंकि लगातार 2014 के बाद से जो तमाम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन दिखाई दिए थे, क्योंकि ये आप उत्तर प्रदेश की उस राजनीति को, जब बसपा और कांग्रेस, बसपा सपा साथ आते हैं, कांग्रेस सपा साथ आते हैं, तो ये बहुत ही साधारण सी घटना नहीं होती है, एक बड़ी असाधारण घटना होती है और इसका असर अगर पीछे के दौर की राजनीति के हिसाब से देखें तो बहुत बड़ा पड़ना चाहिए, लेकिन वैसा नहीं पड़ा। तो इसी वजह से ये कहा जा सकता है कि वो जो गणित का जो जिस भाव को लेकर उतरते हैं चुनावी मैदान में, जो दोस्ती का या गठजोड़ का आंकड़ा वो करते हैं, कोशिशें करते हैं, कवायदे करते हैं, वो शायद उतनी धरातल पर होती हुई दिखाई नहीं देती हैं। और ये बात एकदम सही है कि जब आप विपक्षी दलों के लिए जब बात होगी, भले ही नीतीश कुमार आज कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं है, लेकिन तमाम संभावनाएं हर एक के दलों के पास है, हर एक दल के समर्थक हैं। अखिलेश यादव को क्या उनके समर्थक पीएम के तौर पर नहीं देखना चाहेंगे? ममता बनर्जी के अंदर खुद भी महत्वाकांक्षा होगी, वो भी चाहेंगी। राहुल गांधी अगर वो पीएम के तौर पर खुद को नहीं पेश कर पाएंगे या अपनी पार्टी की तरफ से उनके तमाम जो कमलनाथ से लेकर तमाम लोगों ने बयान भी दिए पहले भी, बदली परिस्थितियों में जरूर कुछ बदलाव होगा, लेकिन एक चेहरा तो बिल्कुल चाहिए होगा और हर एक की अपनी अपनी इच्छाएं हैं, अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। मायावती के तौर पर तो उनके लिए तो उनकी पार्टी के लोग तो सीधे तौर से उनको सीएम और पीएम दोनों के लिए ही उम्मीदवार की जब बात आएगी तो वही उनके लिए एकमात्र उम्मीदवार उनके दिखाई देंगी। तो ऐसे में विपक्ष के लिए निश्चित तौर से ये कोशिशें, कवायदे बीजेपी के रणनीतिकारों के लिए चिंताएं जरूर बढ़ाती होंगी, लेकिन उसके साथ ही वो तमाम दूसरी भी कवायदें शुरू कर देते होंगे उसके पैरेलल। निश्चित तौर से जो आपने बात कही कि पहले के 2019 में, 2014 में जो कई राज्यों में जहां पर उन्होंने बहुमत के साथ बिल्कुल एक
क्लीन स्वीप किया था, वैसी परिस्थितियां भले ना हो, लेकिन वो कई दूसरी जगहों पर भी कोशिशें करते नजर आते हैं। वो नॉर्थ ईस्ट पर भी पहुंच जाते हैं, वो बाकी जगहों पर भी कोशिशें करते हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसे में बीजेपी को पता होगा, उनके रणनीतिकारों को भी पता है कि कहां कहां पर नुकसान हो सकता है, कहां कहां पर उनके, अब यहां पर अगर घटेंगे, उत्तर प्रदेश में अगर कुछ सीटें घटती तो उनकी भरपाई कहां से होनी होगी, उसकी भी वो कोशिशें, उसकी कवायदें, उसकी भी उसके ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे होंगे। उसकी भी कम से कम बीजेपी का ये जो तैयारी है, बीजेपी की रणनीतियां हैं 2014 के बाद से तो कामयाब और असरदार दिखाई देती रही हैं। तो इसलिए अभी उस पर क्यों ना भरोसा किया जाए। और फिलहाल विपक्ष के पास, जैसे मैंने शुरुआत में भी बात कही कि भाई खुद राहुल गांधी पहले एक बयान दे चुके हैं कि बीजेपी से लड़ने के लिए उनके पास कोई वैचारिक आधार नहीं है, वैचारिक उनके पास सोच नहीं है, और बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए सिर्फ एक बीजेपी मोदी हटाओ इस नारे के साथ, अभी वो नारा ऐसा कोई जनता में बहुत बड़ा एक रोष, ऐसा फिलहाल तो मुझे ग्राउंड पे नहीं दिखाई देता है जहां पर बहुत बड़ा रोष हो कि एकदम बिल्कुल मोदी के खिलाफ लोग हों और कोई एक लेकर आए कि भाई मोदी एकदम सत्ता से हटाओ। 1977-78 उस तरीके की उस इमरजेंसी के बाद का कोई ऐसी दौर ऐसा कोई दिखाई नहीं दे रहा है जहां पर इतनी नाराजगी हो और विपक्षी एक साथ आ रहे हो और वो हुंकार भर दें कि मोदी को हटा दो और वो जनता उसको एक स्वीकार कर ले। तो अभी वो नाराजगी का भाव नहीं दिखाई दे रहा है, उसके साथ ही वो वैचारिकी की जो धरती है, धरातल है, वो अभी हमको वो होती हुई एक साथ ऐसी दिखाई नहीं दे रही है। कोई एक उनका एक रोड मैप, एक साथ एक साझा रोड मैप ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है जिस पर जनता बहुत ही ज्यादा मुतमईन हो सके, भरोसा कर सके। और इसके साथ सबकी अपनी अपनी अंतर जो कलहें हैं, अंदर की भीतर की महत्वाकांक्षाएं हैं, वो तो मौजूद है ही। तो ऐसे में विपक्षी एकता की कवायदों को खारिज नहीं किया जा सकता, लेकिन उनका असर बहुत ज्यादा होगा, ये भी कहना इस वक्त तो बहुत ही जल्दबाजी होगी। और फिलहाल वो असर होता अभी तो नहीं प्रभावी कोई दिखाई देता मेरी नजर। जी, जाहिर तौर पे अभी कुछ भी कहना बहुत तरीके से देश भर में घूम घूम कर विपक्षी एकता की ये जो एक मुहिम चलाए हुए हैं, ये वाकई 2024 के चुनाव को बहुत ज़्यादा दिलचस्प बना देती है। और बहुत ज़्यादा लोगों का ध्यान इस बात पर, लोगों की जिज्ञासा इस बात को लेकर हो जाती है कि क्या मोदी की टक्कर में 2024 में विपक्ष कोई चेहरा ला पाएगा, चेहरा ना सही खुद एक साथ मिलकर मोदी को टक्कर दे पाएगा। बहुत जैसा हमारे मेहमानों ने कहा कि नीतीश कुमार भले ही अखिलेश यादव से आज मिले हों, लेकिन बहुत कठिन है, डगर पनघट की इतना आसान नहीं होगा। लेकिन बीजेपी के लिए भी कहीं ना कहीं ये चिंता की बात तो होगी ही कि आखिरकार अपने अपने क्षेत्रों के 17 तमाम राज्यों में एक साथ एकजुट हो रहे हैं। शायद उन्हें अपने अस्तित्व का सवाल नजर आ रहा है, इसलिए अपनी ईगो को छोड़कर, अहम को छोड़कर वो साथ आने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, हमने YouTube पर आपसे एक सवाल पूछा था कि नीतीश कुमार की मदद से बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे क्या अखिलेश यादव। अब देखिए, भले ही विपक्षी एकता जो असर करती हुई ना दिख रही हो इस मोड़ पर, लेकिन मुझे लगता है कि अखिलेश यादव का माहौल तो टाइट हो ही रहा है। अखिलेश यादव जो खुद को मुख्य विपक्षी पार्टी बनाए हुए थे, उनसे आकर नीतीश कुमार मिलते हैं, केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ भी यूपी में उन्हें ढूंढ रहे हैं। तो यूपी के अंदर अखिलेश यादव का तो मुख्य विपक्षी दल के तौर पर, मुख्य विपक्षी नेता के तौर पर एक माहौल टाइट होता ही है। शायद यही वजह है कि जब हमने YouTube पर अपने दर्शकों से ये पूछा कि क्या नीतीश कुमार की मदद से बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे अखिलेश यादव, तो उसमें हमारा ये कार्यक्रम देखने वाले 77% लोगों का कहना है कि हाँ, नीतीश कुमार और अखिलेश यादव मिलकर यूपी में तो कम से कम बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे। 23% लोगों का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। तो आज कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए विजय उपाध्याय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज्ञानेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अमीश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों का आभार। लेकिन जाने से पहले मैं आपको छोड़ जाता हूं नीतीश कुमार के उस बयान के साथ, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ जो अब से कुछ देर पहले उन्होंने अखिलेश यादव के साथ मिलकर की है और विपक्षी एकता से जुड़े इन्हीं तमाम सवालों के जवाब भी दिए हैं। देखिए क्या कहा नीतीश कुमार ने। क्या वो मान लिया वही उन्हीं के नेतृत्व हुआ है? हो गया अरे बहुत आपको हम इतना ही कहेंगे कि हम लोग जो प्रेम के साथ और जो आपस में मिल करके आगे करेंगे तो आप देख लीजिएगा कि रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा। नेता बनेंगे, जो भी बनेंगे, काम करेंगे और देश के हित में काम करेंगे। और एक चीज़ हम बता देते हैं, अपने बारे में बता देते हैं, हमको नहीं बनना है, ये अच्छी तरह जान लीजिए। हम सबको खाली एकजुट करने में लगे। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार के सीएम
नीतीश कुमार ने दावा किया कि अखिलेश यादव और वो एकजुट होकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वहीं पीएम पद के लिए कहा कि मैं पीएम बनने नहीं जा रहा हूं। हालांकि नीतीश ने दावा किया कि जल्द ही इस बात पर फैसला लिया जाएगा। वहीं मायावती के सवाल को नीतीश कुमार टालते हुए नजर आए। कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ प्रचार प्रसार हो रहा है, तो वैसी स्थिति में अधिक से अधिक पार्टियों के साथ बातचीत चल रही है और उसी सिलसिले में आज हम लोग भी बैठ करके बातचीत किए हैं। और जैसा इन्होंने कहा, हम लोगों ने तय किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टियों को देश में हम लोग एकजुट करें और मिल करके सब लोग काम करेंगे, ताकि यह देश आगे बढ़े, पीछे पीछे मुक्ति मिले पूरे देश को। और आप समझ रहे हैं, देश के इतिहास को बदलने के चक्कर में लोग हैं, तो लोगों को तो जानना चाहिए ना सब चीज को, और जो काम हो रहा है। और काम क्या हो रहा है? खाली प्रचार ही ना हो रहा है। तो इसलिए इन सब चीजों को देखते हुए ही सब लोगों से बातचीत पहले से ही हो रही है और आज भी बातचीत हुई है। बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि हम लोग इतना ही कहेंगे कि हम लोग सब एक साथ मिलकर के अधिक से अधिक पार्टियों को एक साथ मिला करके जो आगे बढ़े और अगला जो चुनाव है उस चुनाव में सब एक साथ मिल करके अगर लड़ेंगे तो बहुत अच्छा फायदा होगा और देश के हित में होगा। तो इसी दृष्टिकोण से बातचीत हो गई, जो आपको कहा हम सब लोग आए हुए हैं तो मिल करके हम लोग सब काम करेंगे, ये बात हो गई है। और हम लोगों का संबंध जो है इस राज्य से उत्तर प्रदेश, क्या समझ रहे हैं आप? जो हम लोग बिहार के हैं तो हम लोगों का तो रिश्ता ऐसे ही शुरू से है, एकजुट है समाजवादी है, बोलिए ना, तो हम लोग का तो एक ही ना पुराना रिश्ता है। तो इसीलिए हम लोगों का तो खैर है ही, और मिलजुल करके तो हम लोग चलेंगे ही, लेकिन पूरे देश के अन्य जगहों के हित में भी हम लोगों ने बातचीत किया है कि अन्य जो पार्टियां हैं सबके साथ बात करके और उसको एकजुट करेंगे। यही बात हुई, इसी के लिए आए हैं आप लोगों के साथ, और अच्छा हुआ, अच्छी बातचीत हुई है, बहुत ठीक रहा। नहीं, वो तो देखिए सब लोग एकजुट हो जाएंगे तो नेता बनेंगे, जो भी बनेंगे काम करेंगे और देश के हित में काम करेंगे। और एक चीज हम बता देते हैं, अपने बारे में बता देते हैं, हमको नहीं बनना है, ये अच्छी तरह जान लीजिए। हम सबको खाली एकजुट करने में लगे, अपने लिए हमको नहीं कुछ चाहिए, हम देश के हित में काम करेंगे और बाकी सब लोग होंगे, दूसरे लोग होंगे, सब बैठ करके तय करेंगे। अरे नहीं भाई, अब तो अरे तो हम लोग तो उनके शिष्य हैं न जी, हम लोग तो आंदोलन उन्हीं के नेतृत्व में न रहे हैं, तो इसलिए वो तो बात स्वीकार किए। हम लोग जब स्टूडेंट थे और उस समय जब किए, ये बैठे इनके पिताजी और हम लोग सब साथ थे, और उनको हम लोगों ने अनुरोध किया, वो मान लिया, वही उन्हीं के नेतृत्व हुआ है, हो गया बिल। अरे बहुत आपको हम इतना ही कहेंगे कि हम लोग जो प्रेम के साथ और जो आपस में मिल करके आगे करेंगे तो आप देख लीजिएगा कि रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा। और जो लोग समझ रहे हैं, जो अपना राज करने के चक्कर में तरह तरह का और लोगों को परेशान करते हैं, तो ये सब कुछ नहीं उनका होने वाला है। और हम लोग समूचे लोग मिलके जो काम करेंगे, तो आप जो यूपी या बिहार का सोच रहे हैं ना, तो जितना सोच रहे हैं उसका अधिकतम इधर ही रहेगा, उन लोगों की तरफ नहीं रहेगा, जान लीजिए पक्का है। अरे अभी तो हम इनसे मिलने आए हैं, अभी तो इनसे मिलने चलिए और बात। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद प्रेस के साथियों का। कुल मिलाकर नीतीश अखिलेश की दूसरी मुलाकात के बाद माहौल बनता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।